नाज़रीन, मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है और वज़ीर आज़म के इसी हवाले से आलमी रहनुमाओं से राब्ते भी हुए हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% तक इजाफा हो चुका है और तनख्वाह जो कि पहले 2 लाख समथिंग थी, अब सीधा 13 लाख तक उनकी तनख्वाह पहुंच गई है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो दौरे यूएसए पे थे और उनका कहना था कि भारत से तमाम मामलात पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बिलावल भुट्टो के ये यूएसए के दौरे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिफारती सतह पर पेश करने में कामयाब हुए हैं? देखें, ये तो सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी, नाजरीन को भी, सबको। उसके बाद बात यह है कि ये तो वफूद गए हैं, क्योंकि भारत का वफ्द भी गया है, पाकिस्तान का वफ्द भी गया है, दुनिया को अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो वफ्द है, ज़ाहिर है कि जब भी हम सारे ही पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हिना रब्बानी खर साहिबा और शहरी रहमान और जो जलील अहमद जलानी साहब, ये जो मुकदमा पाकिस्तान का पेश कर रहे हैं, एक जीता हुआ केस है, एक जीता हुआ मुकदमा है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं दुनिया के सामने। और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी बुनियादी सी बात है कि भाई ये हमला किसने किया, और हमले की हमने तहकीकात का हुक्म दिया, और फिर ट्रंप साहब आए दरमियान में, और ट्रंप साहब की जो बात है वो फिर उन्होंने सीज़फायर करवाया, वरना ये एटमी जंग हो रही थी, जहरीत का मामला था। तो वो बड़ी बुनियादी सी बात है, इसलिए मुकदमा मेरा ख्याल है बड़े अच्छे अंदाज में पेश हो रहा है और उसमें कोई मुज़ायका या किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं आ रहा। प्रॉब्लम आ रही है इंडिया के जो वहाँ पे डेलीगेट्स हैं, और ज़ाहिर है उसमें भी शशि थरूर जैसे बड़े तजर्बाकार सीजन लोग मौजूद हैं, लेकिन वो एक हारा हुआ मुकदमा पेश कर रहे हैं। एक ऐसा मुकदमा है जो कि वो हार चुके हैं, दुनिया को भी पता है। वहाँ पर वो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये भी झूठा था। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात है वो रशियंस ने भी बाय कर ली है, वो चाइनीज़ ने भी बाय कर ली है, पूरी दुनिया उसको समझ चुकी है उस मामले को। तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक दुश्वार है हारे हुए मुकदमे को आगे लेके जाना, और पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसके लिए जो है ये काफ़ी आसान है। दूसरी बात जो आपने की कि ये जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, इस पर तो अभी आने वाले दिनों में बड़ी बहस होगी, क्योंकि बजट जब पेश होगा तो वो हमारे सामने आएगा और उसमें देखते हैं कि जो हमारी एलीट कैप्चर, ये जो ये सारा कई सालों से मामला चल रहा है कि कितना हम खर्चा करते हैं, क्या हम तनख्वाहदार तबके पे बोझ डालते हैं, या हमारी एलीट जो है वो भी कभी इसकी जद में आती है। तो ये भी बहस अभी होगी आने वाले दिनों में, और बड़ी कड़ाकेदार बहस होगी। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बजट के ऊपर जो है वो बड़ा ज़रूरी होगा कायल करना कि ये तनख्वाहें क्यों बढ़ रही हैं भाई, और आवाम के ऊपर ये बोझ क्यों डल रहे हैं। तो वो एक हमारा ऐसा मामला है जो आने वाले दिनों में अंदरूनी मामला, लेकिन बाहर की सतह पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में जीता है। और जब बाहर की सतह पे जीतते हैं मुकदमा, तो उसके नतीजे में बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे हमारा अफगानिस्तान के साथ एक मामला ख़राब थे वो भी इसमें ठीक हुए, और मुल्कों के साथ मामला उलझे हुए थे वो भी ठीक हो गए। तो मेरा ख्याल है कि सफारती फ्रंट पे और ख़ारजा फ्रंट पे तो गैर मुतवक्को तौर पे हमें पाकिस्तान को कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, गैर मुतवक्को तौर पे, और इस पे अल्लाह का हमें बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। और इन कामयाबियों को ही इसी मोमेंटम के साथ हमें आगे लेके चलना चाहिए दाखिली माजों पे भी। और दुनिया समझ गई ये बात कि ये जो इशू है दहशत गर्दी का, टेररिज्म का, ये एक मामला ऐसा है जिसको संभालना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसको नहीं संभाला जाता तो ये प्रॉब्लम होगा बाकी दुनिया के लिए भी। अच्छा, मैं इस पर ज़रा अभी कुछ देर में दोबारा बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा ये बताऊँ कि एक जो मुल्क है वो बहुत बड़े बहरान में आ गया, और उसका नाम है यूक्रेन। और यूक्रेन जो है वो इसलिए बड़े बहरान में आ गया, और यूक्रेन पे बात करना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जहन में रखें कि इससे पहले जितनी बड़ी जंगें हुई हैं, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, उनकी जो बुनियाद है वो यूरोप से पड़ी है, यूरोप से जंगें शुरू हुई हैं। अगर
बरतानिया का ताज जो उनका सूरज अगर गरूब हुआ है तो भी उस जंग के नतीजे में हुआ है, अगर पुर्तगाल, फ्रांस आगे भी, तो यूरोप में इस वक्त यूक्रेन जो है वो उस पर भरपूर हमले जारी हैं रशियंस के, और रशिया जो है वो भरपूर हमले कर रहा है। और आज जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर है, अगर हम 6 यहाँ पे मैप दिखा सकें, तो उन्होंने एक मैप ऐसा दिखाया है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर ने, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसके 2 हिस्से बन जाएंगे आने वाले अरसे में। एक इसका जो हिस्सा है वो चला जाएगा मुकम्मल तौर पे रशिया के पास कुछ अरसे में, जो दनाइपर रिवर के मशरिक में है, और जो दनाइपर रिवर के मगरिब में है वो इलाका जो है वो चला जाएगा सारा का सारा, वो यूक्रेन रह जाएगा। लेकिन उसकी ब्लैक सी तक एक्सेस नहीं होगी, ब्लैक सी तक उसकी कोई एक्सेस नहीं होगी। बाकी सारा इलाका, यानी एक जो इसमें आपको रेड नज़र आ रहा है वो तो ऑलरेडी है रशिया के पास, जो इसमें पिंक नज़र आ रहा है वो सारा इलाका भी कीव समेत शायद वो ले जाए, रशिया ले जाए कुछ अरसे में। तो ये उनकी प्रेडिक्शन है। और मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले जो है ये बात सामने आती रही है, खुद जो कीथ केलॉग हैं, जनरल कीथ केलॉग, वो भी माजी में ये बात करते रहे हैं कि जी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना चाहिए, या 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, जो बर्लिन की तरह इसको तकसीम हो जाना चाहिए, और एक हिस्सा जो यूरोप का बन जाए, एक हिस्सा इसका बन जाए। लेकिन रशिया ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों बन जाएगा, क्यों तकसीम हो जाएगा 2 इलाकों में। लेकिन यह है कि अब ये 2 इलाकों में तकसीम होने की बात हो रही है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की आपस में बातचीत हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, नेटो को उन्होंने एक तरफ उठा के फेंक दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और किसी किस्म की उनको फ़ौजी इमदाद देने से इनकार कर दिया है। साथ ही जो है वो जो लिंडसे ग्रैहम एक बिल लेकर आ रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि 81-82 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने साइन कर दिए उस पर, और उसके नतीजे में जो रशिया है उसके ऊपर 500% मज़ीद टैरिफ लगेंगे यूक्रेन पे अगर उसने हमले जारी रखे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से लिंडसे ग्रैहम को भी और बाकी जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं उनको भी मैसेज चला गया, ख़ासतौर पर रिपब्लिकन्स को, कि इस बिल को आप ज़रा साइड पे रखें, और इसमें जो तमाम पाबंदियाँ लगाने वगैरह के इख्तियारात हैं वो प्रेसिडेंट को दे दें। ये कांग्रेस को उन्होंने मैसेज भेज दी है। तो मेरा ख्याल है लिंडसे ग्रैहम भी जो है यहाँ पे चेकर आउट हो जाएंगे, वो भी ज़्यादा इस पर जोर नहीं देंगे। अच्छा, अब देखें हुआ क्या है। हुआ ये है कि नेटो के वो मुल्क जो कि यूक्रेन की साइड लगे थे वो जद में आ गए हैं, वो बुरी तरह जद में आ गए हैं, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप की बातचीत हो जाएगी और ट्रंप अपना सारा जो वज़न है वो डाल देंगे पलड़े में प्रेसिडेंट पुतिन के, और उसके नतीजे में ना कोई असला मिलेगा यूक्रेन को, ना यूक्रेन को कोई अब किसी किस्म की, क्योंकि इलॉन मस्क के साथ झगड़ा हो गया है, बड़ा सख्त शदीद झगड़ा हो गया है ट्रंप का। तो इसलिए वो स्टार लिंक, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग जो हैं वो लड़ रहे थे फौजी, तो वो स्टार लिंक भी बंद होने जा रहा है। तो वो स्टार लिंक, अगर देखें, अगर स्टार लिंक ना हो तो यूक्रेन की फौज एक दिन भी सस्टेन नहीं कर सकती। तो स्टारलिंक जो है वो पैसे लेता था, वो मुफ्त तो नहीं देते थे इलॉन मस्क, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, पेंटागन उनको पैसे देता था, वो पैसे आगे से लेके और यूक्रेन की फौज को देते थे इंटरनेट सर्विस। तो ये सर्विस भी बंद होने जा रही है। अच्छा, अब इसमें मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक और बात आपको बताऊँ। एक खातून है, बड़ी ज़बरदस्त, उनका नाम है, जो बहुत एक्टिव रही हैं माजी में भी, फियोना हिल। ये फियोना हिल जो है ये हार्वर्ड में ये पढ़ाती रही हैं, हार्वर्ड से इन्होंने पीएचडी की हुई है, और ये बरतानिया और अमेरिका दोनों की इनके पास नेशनैलिटी है फियोना हिल के पास। और फिर जो ट्रंप 1.0 जो पहला उनका दौर था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नेशनल सिक्योरिटी टीम थी उससे ये वाबस्ता थी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि इनके ऊपर जो है वो इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह ख़त्म कर दी और ये सारा मामला हो गया। उसके बाद ये बरतानिया आ गई और वहाँ पे आके जो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम है उसकी एडवाइज़र बन गई। अब फियोना हिल जो है वो ये कह रही हैं कि जी जो ट्रंप हैं वो पुतिन से डरते हैं, ट्रंप पुतिन से डरते हैं, और मैंने ये अपने सामने देखा है कि पुतिन से ट्रंप डरते हैं।
और साथ ही वो ये कह रही हैं कि रशिया जो है वो अब बरतानिया के साथ एक जंग करने जा रहा है और अमेरिका इस काबिल नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर एतबार कर सकें। ये यहाँ मैं गार्डियन कोट कर देता हूँ, रशिया इज एट वॉर विद ब्रिटेन एंड यूएस इज नो लॉन्गर अ रिलायबल एलाई। ये बरतानवी हुकूमत की अब एडवाइज़र बन चुके हैं, यानी जो कीर स्टैमर हैं उनकी ये एडवाइज़र बन चुकी हैं और ये सरकारी हैसियत रखती हैं अब बरतानिया में, क्योंकि इनके पास ड्यूअल नेशनलिटी, पहले ट्रंप के नेशनल जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल थी उसकी मेंबर थी और अभी बरतानिया में उनकी एडवाइज़र हैं। ये कह रही हैं कि जी बरतानिया को ख़तरा है बराह रास्त, और वो ख़तरा है बराह रास्त बरतानिया को। अब बरतानिया की बात हो रही है, बरतानिया को रशिया से खतरा है, रशिया अटैक करेगा, यूक्रेन पे तो करेगा ही, लेकिन रशिया को इस बात का शक है या अंदाज़ा है कि बरतानिया ने यूक्रेन की मदद की है उस हमले में, जो जिस हमले के नतीजे में यूक्रेन में जहाज़ सारे तबाह हुए थे, तो बरतानिया उसके पीछे था। और ये अगर हम यहाँ पर देखें टाइम्स 5 स्लाइड, रशिया ब्रांड यूके एज द मेन सोर्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। अब बरतानिया और रशिया के दरमियान जो है ये ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो है ये जो बरतानिया में सफ़ीर हैं रशिया के, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बरतानिया और रशिया आमने सामने आ रहे हैं। पहले तो यूक्रेन और रशिया आमने सामने थे, ना बरतानिया और रशिया आमने सामने आ रहे हैं। मैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि 7th रशियन एम्बेसडर यूके, वी नो मच हाउ मच लंदन इज इन्वॉल्व इन यूक्रेन। ठीक है, यानी लंदन भी यूक्रेन में इन्वॉल्व है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है स्काई को और कहा है कि हमें पता है कि लंदन कितना इन्वॉल्व है। और टेलीग्राफ इसी खबर को दे रहा है कि लंदन वॉज इन्वॉल्व इन यूक्रेन ड्रोन अटैक, सेज रशियाज यूके एम्बेसडर। और इंडिपेंडेंट पे 9th कह रहा है कि रशियन एम्बेसडर ब्लेम्स यूके इन पार्ट फॉर यूक्रेन्स ड्रोन अटैक्स। और फिर एक्सप्रेस यूके का जो है वो खबर दे रहा है 10th कि पुतिन इशू चिलिंग 1 सेंटेंस न्यूक्लियर थ्रेट टू यूके। अच्छा, अब बात यह है कि देखें बरतानिया बमुकाबला रशिया, ये बड़ी एक खौफनाक किस्म की पिक्चर डेवलप हो रही है, क्योंकि बरतानिया जो ईयू में नहीं है, लेकिन कीर स्टैमर बड़े पॉपुलर पॉलिटिशियन है लेबर के, और उनके ऊपर उनका और जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ यहाँ पे हुआ है किया तो यूक्रेन ने, लेकिन पीछे इसके बरतानिया इन्वॉल्व है। बरतानिया और अगर आप रशिया की तारीख देखें ना, बरतानिया यानी यूके और रशिया की तारीख देखें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की तारीख है। मतलब क्रीमिया वॉर में ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े थे। हमें पता है क्रीमिया वॉर जब हुई थी तो उसमें रशिया एक तरफ था, बरतानिया एक तरफ था, फ्रांस एक तरफ था, ये मुल्क सारे एक तरफ थे क्रीमिया वॉर में। लेकिन उसके बाद जो पहली दूसरी जंग अजीम हुई है तो उसमें बरतानिया और सोवियत यूनियन एक साथ थे। अच्छा, फिर उसके बाद जब कोल्ड वॉर हुई है तो जाहिर है कि उसमें बरतानिया इधर था और जो सोवियत यूनियन है वो मद्दे मुकाबिल था। और इतना ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि बरतानिया और इनका जो एप्सनाज है ना, जासूसी और ये आपको अमेरिकन हॉलीवुड में आपको मूवीज़ ऐसी मिलेंगी जिनमें अमेरिका CIA सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कम गई है, बल्कि बरतानिया ज़्यादा गया है। और अगर मैं उसकी आपको एक क्लासिक मिसाल बताऊं कि तो वो आपको नज़र आएगा जेम्स बॉन्ड। यानी जेम्स बॉन्ड का जो करेक्टर है, जेम्स बॉन्ड MI6 का एजेंट है, बरतानिया का एजेंट है। वो जेम्स बॉन्ड का जो करेक्टर है, जो यानी पूरा कोल्ड वॉर के दौर में आप देखें, पूरा 60s में और 70s में और 80s में, तो जेम्स बॉन्ड CIA का नहीं है। जेम्स बॉन्ड काम करता है MI6 के लिए, बरतानवी एजेंट है। और जेम्स बॉन्ड असल में तो एक साहब थे जो वहाँ पे कैरिबियन सी के अंदर वो बड़े मतलब है कि ये परिंदों वगैरह की किताबें लिखते थे, तो वहाँ से इनका नाम जेम्स बॉन्ड असल में वहाँ से वो इयन फ्लेमिंग एक उन्होंने नाम ये लेकर आ गए थे और बड़ी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं इन्होंने। ये बड़े अमेरिकन जो थे और ये वेस्ट इंडीज़ बर्ड्स के ऊपर, ये उनके इयन फ्लेमिंग के दोस्त थे। तो इन्होंने उनसे कहा कि यार मैं फ़िल्में बनाना चाह रहा हूँ तो तुम्हारे नाम पे बना लो फिल्में। उन्होंने कहा बना लो। तो वो जेम्स बॉन्ड जो है वो साइंटिस्ट है, वो ये उनकी तस्वीर है जेम्स बॉन्ड की। तो ये मुसन्निफ थे, इनके नाम के ऊपर वो करैक्टर पड़ गया जेम्स बॉन्ड का। लेकिन मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ
वो ये बताना चाह रहा हूं कि जेम्स बॉन्ड जो हैं, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ सबसे बड़ा सिंबल हमें नजर आता है हॉलीवुड का, तो वो जो है वो MI6 के एजेंट हैं। और और आप बहुत सारी जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखें जो 60s में आ रही हैं, 70s में आ रही हैं, तो सामने जो विलन है डॉक्टर नो से लेके और बाकी जितनी उनकी स्पाई हू लव्ड मी और बाकी जो भी हैं, तो गोल्ड फिंगर, तो उसमें जो विलन है वो सोवियत है और जो हीरो है जेम्स बॉन्ड, शिन कॉनरी या रॉजर मूर या जो भी, तो वो जो हैं वो MI6 के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका एप्सोनच की इनकी बड़ी पुरानी तारीख है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर में मैंने आपसे बताया साथ थे, ऑटोमन्स के अगेंस्ट जब लड़ना था तो अच्छा, फिर ग्रेट गेम जब हुआ, तो ये ग्रेट गेम हमारे खत्ते में हुआ, तो रशिया और बरतानिया आमने सामने आ गए। तो कभी इनकी दोस्ती रही है, कभी इनकी दुश्मनी रही है रशिया और बरतानिया की, लेकिन बड़ी पुरानी तारीख है इनकी। अब इशू ये है कि रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन ने जो कुछ किया हमारे मुल्क में, उसके पीछे जो है वो बरतानिया का हाथ है। अच्छा, अब बरतानिया जो है वो अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियल इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, सवाए इसके कि कीर स्टेमर जो हैं उनके वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने पिछले चंद दिनों में अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ाया है। उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने का ऐलान किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल होगा आज की दुनिया में कि जो रशिया है, प्रेसिडेंट पुतिन है, वो कोई ऐसा काम करेंगे बरतानिया की सरजमीन पे जो कि जंग के ज़ुमरे में आएगा या जिसके नतीजे में दहशत गर्दी होगी या कुछ भी होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने ब्लेम कर दिया है बरतानिया को।